देखिए बच्चों, जो आपको क्रैश कोर्स करवा रहे थे उसमें ये अंतिम यूनिट है, उसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि मैंने मेरी तरफ से आपको पूरा पाठ्यक्रम है करवा दिया है, ये लास्ट वीडियो है। और इसके द्वारा जो पूरी की पूरी आपकी भू-आकृति विज्ञान है वो मैंने सिलेबस में आपको पूरी पढ़ा दी है। तो आप आसानी से वीडियो देखिए और अच्छे से अच्छे अंक है वो प्राप्त कीजिए। अब कौन कौन से टॉपिक है इसके अंदर, तो 3 प्रकार की संरचनाएं हैं। आपको पहले बताया कितने प्रक्रम बताए हैं, तो 5 प्रक्रम बताए हैं और उनसे संरचनाएं बनती है। और ये कौन से बल है, तो बाह्य बल है। कौन से बल है, बाह्य बल है, यानी कि बाह्य बल से बनने वाली संरचनाएं। और बाह्य बल कितने प्रकार से लगते हैं, तो 5 प्रकार से कार्य करते हैं, जो धरातल पर समतल स्थापन का कार्य करते हैं। और इसमें 2 ही चीजें याद रखनी है, यानी 2 पहले पढ़ाई है उसमें भी 2 चीजें याद रखनी है और इसमें भी 2 ही चीजें याद रखनी है। एक तो अपर्दन से कौन सी संरचना बनेगी, अपर्दन द्वारा, यानी कि कटाव के द्वारा कौन सी संरचना बनेगी या किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। दूसरा है निक्षेपण द्वारा। अब निक्षेपण का मतलब है जो मिट्टी कटी है वो जमा होगी, तो जमा होने से कौन सी संरचनाएं बनेगी। तो 2 प्रकार की जो प्रक्रम, 5 प्रकार के प्रक्रम है उससे 2 प्रकार की संरचनाएं बनती है। एक तो अपर्दन द्वारा बनती है, दूसरी निक्षेपण द्वारा बनती है। और इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक कौन सा है, तो हिमानीकृत स्थलाकृतियां। हिमानीकृत स्थलाकृतियां यानी हिमानी के द्वारा, ये जो बर्फ के जो ग्लेशियर होते हैं वो ऊपर से जब नीचे गिरते हैं तो उनसे अपर्दन द्वारा कौन से बनेंगे। और अपर्दन के द्वारा जो मिट्टी दूसरे स्थान पर जमा होगी उसके द्वारा कौन से स्थल रूपों का निर्माण होगा। उसके बाद में पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां तो महत्वपूर्ण है। पवन के द्वारा कहां पे होती है, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है। यानी जब पवन चलती है तो कौन कौन सी संरचनाएं बनाती है। अपर्दन द्वारा यानी कि कटाव के द्वारा कौन सी बनाएगी, और उस कटाव से जो मिट्टी है वो मिट्टी जमा होने से कौन सी संरचनाओं का निर्माण करेगी। लास्ट वाली कौन सी है, तो तटीय स्थलाकृतियां हैं। इनके बारे में मुख्य मुख्य बारे में चित्र सहित मैं आपको बता दूंगा। और थोड़ा फास्ट होने वाला वीडियो, यानी कि अंतिम यूनिट है और टाइम भी बहुत हो चुका है, इसलिए जल्दी करते हैं थोड़ा। तो 3 प्रकार की संरचनाएं तो ये है। कौन कौन सी पहले पढ़ाई है वो कौन सी है, तो एक तो है नदी द्वारा, यानी कि नदी के जल से, नदी के जल के अपर्दन द्वारा कौन सी बनेगी, नदी के जल के निक्षेपण द्वारा कौन सी बनेगी। तो पहली किससे बनती है, तो नदी जल द्वारा। दूसरी क्या पढ़ी है, भूमिगत जल द्वारा। भूमिगत जल द्वारा। अब भूमिगत जल द्वारा यानी भूमि के अंदर जो रिस के जल चला जाता है, कहां पे जाएगा, तो काष्ठ प्रदेशों में। कौन से प्रदेशों में, काष्ठ प्रदेशों में। और काष्ठ प्रदेश किसे कहते हैं, तो चुनने की चट्टानों से जो क्षेत्र बना है वो क्या कहलाता है, काष्ठ प्रदेश कहलाता है। कौन सी चट्टानों में, तो चुनने की चट्टानों में। कहां पे, चुनने की चट्टानों में। चुनने के चट्टानों में ही ये भूमिगत जल द्वारा संरचनाएं बनेगी, बाकी जगह पे नहीं बनेगी। तो कहां पे है चूना युक्त चट्टानें, तो लगभग यूरोप महाद्वीप में है, जैसे फ्रांस है, यूगोस्लावाकिया है। तो इन देशों के अंदर जो बहुत बड़े क्षेत्र में चूने की चट्टानें हैं तो उनसे बनने वाली संरचनाएं हैं वो किससे बनेगी, तो भूमिगत जल से बनेगी। और उसको क्या कहते हैं, तो काष्ठ प्रदेश या काष्ठ क्षेत्र में बनने वाली संरचनाएं। तो ये भी कितने प्रकार से बनेगी, 2 प्रकार से, एक तो अपर्दन द्वारा, दूसरी निक्षेपण द्वारा। तो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब तीसरी कौन सी है, तो हिमानी द्वारा। किसके द्वारा, हिमानी द्वारा या फिर ग्लेशियरों द्वारा तो बनती है। और चौथी कौन सी है, तो पवन द्वारा है, यानी कि पवन से कौन कौन सी संरचनाएं बनेगी, पवन के अपर्दन द्वारा और पवन की निक्षेपण द्वारा। और लास्ट कौन सी है, तो तटीय स्थलाकृतियां हैं, यानी तटीय या फिर सागरीय लहरों द्वारा जो बनने वाली संरचनाएं हैं। इनके बारे में फास्टली पढ़ लेते हैं, मुख्य मुख्य क्या है, कहां से एक प्रश्न बनने वाला है। तो सबसे पहले तो किसकी बात करते हैं, हिमानी की। यानी कि हिमानी के द्वारा जो बनने वाली संरचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो देखिए पहला कौन सा है, हिमानी द्वारा। अब हिमानी द्वारा यानी कि ऊंचे पर्वतीय भागों में जहां पे बर्फ जमी रहती है वर्ष भर, वहां से बर्फ जब पिघलती है तापमान बढ़ने के कारण, जब ग्लेशियर टूटकर नीचे गिरते हैं, तो नीचे गिरेंगे, जहां पे गिरेंगे तो मिट्टी को काटेंगे तो उसके अपर्दन से संरचनाएं बनेंगी। और दूसरा, वो मिट्टी कटकर दूसरी जगह पे जाके जमा हो जाएगी तो उससे भी संरचनाएं बनेंगी। अब कौन कौन सी बनेंगी, तो प्रश्न क्या आता है उसके बारे में चलते हैं। और हिमानी अपर्दन चक्कर के बारे में किसने बताया था, तो पेल्टियर महोदय ने बताया था। कब, 1950 के अंदर, पीछे चर्चा हो चुकी है इसकी। आगे चलते हैं, कौन कौन सी संरचनाएं बनती है। तो ये प्रमुख संरचनाएं, इसी से प्रश्न आते हैं। मेन संरचनाओं का ये जो टेबल है इसी से प्रश्न आता है। किससे बनने वाली है ये,
हिमानी द्वारा। और हिमानी द्वारा कितने प्रकार की बनेगी? तो 2 प्रकार की बनेगी। एक तो हिमानी के अपर्दन द्वारा, यानी कि काट कर, हिमानी ऊपर से नीचे गिरेगी तो काट कर कौन सी बनाएगी? तो पहली वाली कौन सी है? वी आकार की घाटी। अब नदी में क्या पढ़ा था? नदी में पढ़ा था वी आकार की घाटी। अब ये हिमानी है तो हिमानी यानी बर्फ के जो टुकड़े हैं उनका आकार बड़ा होता है, तो घाटी का आकार भी कैसा होगा? यू अक्षर के समान होगा। तो ये कौन सी घाटी है? तो यू आकार की घाटी है। और वी आकार की घाटी किससे बनती है? तो नदी से बनती है। और कौन सी? अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां। ये सारी की सारी कौन सी है? अपर्दनात्मक है। आगे वाली है लटकती घाटी। एक घाटी के अंदर दूसरी घाटी जब लटकती हुई प्रतीत होती है तो कौन सी है? लटकती घाटी कहलाती है। एक है सरक या हिमगैवर। जब पर्वतीय शिखर पर जो बर्फ है वो खिसक कर नीचे आ जाती है तो आराम कुर्सी जैसी एक संरचना बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं? सरक कहते हैं। और उसके नीचे एक झील बन जाती है। जैसे ही बर्फ नीचे गिरेगी तो वहां गड्ढा बनेगा और उसमें जल भर जाएगा, तो जल भर जाने से जो झील बनेगी वो क्या कहलाती है? टारण झील कहलाती है। अरेत या तीक्ष्ण कटंक। अब अरेत या तीक्ष्ण कटंक यानी कि कंघी के दांतों के समान जो संरचना बनेगी वो क्या कहलाती है? अरेत या तीक्ष्ण कटंक कहलाती है। हॉर्न या गिरी सुरंग। अब चारों ओर सड़कों का निर्माण हो जाता है, यानी चारों ओर से बर्फ है वो फिसल के नीचे गिर जाती है, तो एक खड़ा जो स्तंभ दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? हॉर्न या फिर गिरी सुरंग। अब गिरी सुरंग मतलब गिरी का मतलब हो गया पर्वत है और सुरंग का मतलब है उसका ऊपरी भाग, सिर से भाग। रोस मुठेने या फिर भेड़ पीठ। अब इसके अपर्दन द्वारा, हिमानी के अपर्दन द्वारा भेड़ की पीठ के समान जो संरचना बनेगी वो क्या कहलाती है? रोस मुठेने या भेड़ पीठ कहलाती है। आगे है नुट्टानन। तो ये भी किससे बनने वाली है? नदी के अपर्दन द्वारा, हिमानी के अपर्दन द्वारा बनने वाली संरचनाएं हैं। हिम सोपान। तो बड़े बड़े सोपान बन जाते हैं। जैसे नदी के मार्ग में जो सोपान बने थे वो तो संरचनात्मक सोपान कहलाते हैं। अब हिमानी के मार्ग में जो सोपान बनते हैं उसका आकार बहुत बड़ा बड़ा होता है, आकार बहुत बड़ा होता है, तो इसके कारण इसको क्या कहते हैं? दैत्याकार है सोपान कहते हैं। पेटरनास्टर झील। अब दैत्याकार सोपान जो बनते हैं तो ऊपर से जब जैसे ही बर्फ के टुकड़े गिरेंगे तो यहाँ पे एक गड्ढा बन जाएगा। अब गड्ढा बन जाएगा तो वो गड्ढे के अंदर जब जल भर जाता है उससे जो झील बनेगी वो क्या कहलाती है? पेटरनास्टर झील कहलाती है। आगे सरंग एवं पूंछ। अब एक भाग सरंग मतलब शिखर के समान दिखाई देता है, दूसरा पूंछ के समान दिखाई देता है, तो ऐसी संरचना नदी के हिमानी के अपर्दन द्वारा बनती है तो वो क्या कहलाती है? सरंग पूंछ कहलाती है। आगे वाली फ्योर्ड और काल कोल या फिर हिमानी दर्रा। अब दर्रे का नाम सुना होगा, नदियां बनाती है दर्रा, लेकिन हिमानी भी दर्रों का क्या करती है? निर्माण करती है। तो ये सारी की सारी कौन सी संरचनाएं हैं? तो ये सारी की सारी हिमानी के अपर्दन द्वारा बनने वाली संरचनाएं हैं। एक एक का चित्र दिखा दूंगा और आप समझ जाओगे भी अपर्दन द्वारा कौन सी बनती है। तो प्रश्न क्या आएगा? निम्न में से कौन सी संरचना है वो हिमानी के अपर्दन से बनती है? तो कौन सी हो गई है? वी आकार की घाटी हो गई है, लटकती घाटी, सरक है, टारन है, अरेत है, हॉर्न है, रोस मोटेने है, नुटानन है, हिम सोपान है, पेटरनास्टर झील है, सरंग या पूंछ है, फ्योर्ड और काल या फिर हिमानी दर्रा। ये किससे बन रही है? तो अपर्दन से, यानी कि हिमानी के द्वारा जो कटाव होता है उसके द्वारा बनने वाली संरचनाएं हैं। आगे बात करते हैं दूसरे प्रकार की संरचनाएं कौन सी बनती है? तो दूसरे प्रकार की बनती है हिमानी के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां। अब निक्षेपण से जो हिमानी यानी बर्फ के साथ जो मिट्टी आई है उसके जमा होने से जो संरचनाएं बनेगी तो पहली कौन सी है? हिमोंड है। और हिमोंड को क्या कहते हैं? मोरेन कहते हैं। मोरन या मोरेन कहते हैं हिमोंड को ही। अब सबसे बड़ी संरचना कौन सी है? क्वेश्चन आ जाए, हिमानी के निक्षेपण द्वारा बनने वाली सबसे बड़ी संरचना कौन सी है? तो हिमोंड है। अब हिमोंड कितने प्रकार के होती हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब अंतस्थ हिमोंड पहला कौन सा है? अंतस्थ हिमोंड, यानी कि अंतिम भाग में जब हिमानी द्वारा कोई पदार्थ जमा हो जाता है अंतस्थ हिमोंड है। किनारों पर जमा होता है पार्श्व हिमोंड कहलाता है, और बीच में जमा होता है तो मध्यस्थ हिमोंड कहलाता है, और तल में यानी कि घाटी के अंदर जमा होता है तो क्या कहलाता है? तलस्थ हिमोंड कहलाता है। तो ये क्या है? हिमोंड के प्रकार है। और हिमोंड किससे बनती है? तो हिमानी के निक्षेपण द्वारा बनने वाली संरचना है। उसके बाद में कौन कौन सी है? तो एक है ड्रमलिन। कौन सी है? ड्रमलिन है, एस्कर है, केम है, केटिल है, हम्मक है और हिमगोत मैदान है। ये सारी की सारी किससे बनती है? तो हिमानी के निक्षेपण द्वारा बनने वाली संरचनाएं हैं। प्रश्न आता है निम्न में से ड्रमलिन किस प्रकार की संरचना है? तो कौन सी हो जाएगी? हिमानी के निक्षेपण द्वारा। यह आ जाए
हिमोंड का निर्माण होता है तो किससे होता है? हिमानी के निक्षेपण द्वारा। इसमें से आ जाए जैसे हॉर्न का निर्माण होता है तो किसके द्वारा? हिमानी के अपर्दन द्वारा होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक के बारे में बात करें, चित्र दिखा देता हूं कौन कौन से चित्र है, किस प्रकार की संरचनाएं बनती है। देखिए पहला वाला कौन सा है? वी आकार की घाटी है। कौन सी घाटी है ये? वी आकार की घाटी, सॉरी कौन सा है? यू आकार की घाटी है। वी आकार की घाटी का निर्माण तो कौन तो करता है? नदी करती है। अब इसका आकार कैसा है? तो यू के समान है। अब नदी अपरदन करेगी तो नदी की धार यानी कि जल की धार क्या होती है? तीव्र होती है। इसके कारण आकार कैसा बनता है? तो नदी द्वारा तो वी आकार की होती है और हिमानी द्वारा कौन सा होता है? तो यू आकार होती है। हिमानी द्वारा कौन सी होती है? तो यू आकार होता है। आगे इसके अंदर कोई दूसरी घाटी लटकती हुई दिखाई दे तो वो क्या कहलाती है? लटकती घाटी। किससे बनती है? तो नदी के हिमानी के अपर्दन द्वारा बनती है। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट कौन सी है? तो नेक्स्ट कौन सी संरचना है? तो सरक है। अब देखिए सरक कैसी होती है, तो यहाँ पे दिखाया गया है सरक कैसी होती है। तो आप चित्र से आसानी से समझ सकते हो। यानी हिमानी जब अपर्दन करेगी तो ऊपर से बर्फ है वो फिसल कर नीचे चली जाएगी, जिसके कारण आराम कुर्सी जैसी, ये कौन सी है? आराम कुर्सी जैसी संरचना बनेगी। कौन सी संरचना बनेगी? प्रश्न आता है आराम कुर्सी जैसी संरचना किससे बनती है? तो हिमानी के अपर्दन द्वारा। और क्या कहते हैं? हिमगैवर या फिर सरक कहते हैं। तो ऐसी संरचना दिखाई देगी। आगे है टार्न, टार्न या फिर टार्न झील। अब ये टार्न या टार्न झील क्या है? जब ऊपर से बर्फ नीचे गिरेगी तो सड़क का जो निर्माण हुआ है तो सड़क के नीचे कोई झील का निर्माण हो जाता है तो वो क्या कहलाती है? टार्न या फिर टार्न झील कहलाती है। हॉर्न या गिरी सुरंग क्या है? चारों ओर सड़क बन जाते हैं तो बीच में एक स्तंभनुमा संरचना शेष रहती है तो वो क्या कहलाती है? हॉर्न कहलाती है, या फिर इसे कहते हैं गिरी सुरंग। किससे बन रही है? तो हिमानी के अपर्दन द्वारा बनने वाली संरचना है। उसके बाद में क्या है? काल या फिर हिमानी दर्रा। अब दर्रा यानी कि वह तंग रास्ता जिससे होकर गुजरा जाता है, यानी कि कोई रास्ता हो तो उसको क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। अब हिमानी के द्वारा बनता है तो क्या कहलाता है? हिमानी दर्रा या फिर कोल कहते हैं। आगे अरेंत या तीक्ष्ण कटंक। अब कंघी के दांतों के समान जो ऐसी संरचना बनती है, यानी कि हिमानी के अपर्दन द्वारा इस प्रकार के नुकीले दांतों वाली जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं? अरेंत या फिर तीक्ष्ण कटंक कहते हैं। सारी की सारी ये कौन सी है? तो अपर्दन द्वारा बनने वाली है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट कौन सी है? तो ये देखिए महत्वपूर्ण है वो रोस मुटेने है। कौन सी है? रोसे मुटोने या फिर बेड पीट। अब जैसे ही बर्फ फिसल के नीचे की ओर गिरेगी तो ऐसे बेड की पीठ के समान जो संरचना बनती है उसे रोस मुटेने या फिर क्या कहते हैं? बेड पीठ कहते हैं। तो इस प्रकार की संरचना भी किससे बनती है? हिमानी के अपर्दन द्वारा बनती है। आगे देखते हैं कौन सी है? तो सरंग या फिर पूंछ। अब सरंग या पूंछ, एक तो सींग के समान दिखाई देती है सरंग, पहली एक तो कौन सी है? सरंग, और दूसरी कौन सी है? पूंछ। तो ये दोनों ही एक ही संरचना है, सरंग या पूंछ। अब सरंग का बात करें तो ये क्या है? सरंग है। और इधर वाला क्या है? पूंछ, शेष भाग क्या है? पूंछ है। तो ये भी किससे बनती है? सरंग या पूंछ का निर्माण किससे होता है? तो हिमानी के अपर्दन द्वारा होती है। अब आप आगे बात करें तो कौन सा है? हिम सोपान। अब सोपान का मतलब क्या होता है? सीढ़ियां। सोपान का मतलब क्या होता है? सीढ़ियां। और कौन सी सीढ़ियां जो हिमानी के द्वारा बनी है वो क्या कहलाती है? हिम सोपान कहलाती है। और नदी के द्वारा बनती है वो संरचनात्मक सोपान कहलाती है। और हिमानी द्वारा बनने वाली कौन सी कहलाती है? तो हिम सोपान कहलाती है। देखिए ऊपर से जैसे ही बर्फ नीचे गिरती है तो ऐसे सीढ़ी नुमा संरचना बन जाती है तो उस सीढ़ी नुमा संरचना को क्या कहते हैं? हिम सोपान कहते हैं। तो किससे बन रही है? अपर्दन द्वारा, यानी बीच में जो मिट्टी आई है उसको हिमानी ने क्या कर दिया है? काट दिया है। उसके बाद में जैसे ये यहाँ पे जो ऊपर से बर्फ गिरने के कारण जो गड्ढा बना है उससे झील बन जाती है, उस झील को क्या कहते हैं? पेटरनास्टर झील कहते हैं। तो वो आ गई पेटरनास्टर झील। आगे चलते हैं। तो ये सारी की सारी किसके द्वारा थी? अपर्दन द्वारा। एक फ्योर्ड है, फ्योर्ड भी कौन सी होती है? तो अपर्दन द्वारा बनने वाली संरचनाएं हैं। अब बात करें हिमानी के निक्षेपण द्वारा कौन सी संरचनाएं बनती है, तो सबसे बड़ी संरचना तो कौन सी है? हिमोंड है, सबसे बड़ी है हिमानी के निक्षेपण द्वारा। यानी हिमानी यानी बर्फ के द्वारा जो अपर्दन हुआ है, जो मिट्टी कटकर आई है, उसके जमाव से जो संरचनाएं बनेगी वो क्या कहलाएगी? निक्षेपण द्वारा बनने वाली संरचनाएं कहलाएगी। अब इसमें पहली या सबसे बड़ी संरचना कौन सी है? तो हिमोंड है। अब ये जो चित्र दिख रहा है किसका है? हिमोंड है। यानी हिमानी तो अपने साथ लाई है
मिट्टी, उसका बहुत बड़े क्षेत्र में जमा हो जाता है, वो क्या कहलाता है? हिमोंड कहलाता है। किससे बनी है? तो निक्षेपण द्वारा बनने वाली संरचना है हिमोंड। अब देखिए हिमोंड कितने प्रकार के हैं? तो ये 4 प्रकार के, इसमें से प्रश्न आ सकता है। जब हिमानी का निक्षेप किनारों पर जमा होता है तो पार्श्व हिमोंड कहलाता है, मध्य में जमा होता है मध्यस्थ, अंत में जमा होता है अंतस्थ, और तल में जमा होता है तलस्थ हिमोंड कहलाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कौन सी संरचना है? तो नेक्स्ट है ड्रमलिन। अब ड्रमलिन के बारे में क्वेश्चन अच्छा बनता है, ये महत्वपूर्ण है। ड्रमलिन के बारे में क्या क्वेश्चन अच्छा बनता है? यानी कि हिमानी के निक्षेपण द्वारा अंडों की टोकरी या उल्टी नाव के आकार की जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं? तो ड्रमलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रमलिन। किससे बन रही है? निक्षेप से, यानी कि जमाव से बन रही है। उल्टी नौका या फिर आधे कटे हुए अंडे के समान जमा हुआ हिमानी का निक्षेप क्या कहलाता है? ड्रमलिन कहलाता है। कैसा चित्र है ये? यानी हिमानी का निक्षेप यहाँ पे जमा हो गया है, किसके समान है? आधे कटे हुए अंडे के समान है, या फिर उल्टी नौका यानी कि उल्टी नाव के समान बनती है, वो संरचना क्या कहलाती है? ड्रमलिन। किससे बनी है? तो निक्षेपण से बनने वाली संरचना है। किसकी निक्षेपण से? तो हिमानी के निक्षेपण से। और कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो हिमानी के निक्षेपण से बनती है? तो उसके बारे में बात करें तो एक तो कौन सी है? एस्कर। कौन सी है? एस्कर है, केम है, केटिल है, हम्मक है, और मैदानी अवक्षेप हिमानी अवक्षेप मैदान है। तो ये सारी की सारी किससे बन रही है? तो सारी की सारी हिमानी के अपरदन द्वारा बनने वाली संरचनाएं हैं। उसके बाद में बात करें निक्षेपण द्वारा कौन कौन सी बनती है, तो उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। दोबारा से मैं बता देता हूँ मुख्य मुख्य बातें इसमें क्या ध्यान रखनी है आपको। तो हिमानी के निक्षेपण द्वारा तो ये है, हिमानी की निक्षेपण यानी मिट्टी का कटाव जमा होगा तो हिमोंड बनेगा, ड्रमलिन बनेगा, एस्कर बनेगा, केम बनेगा, केटिल बनेगा, अम्मक बनेगा, और हिम गोते मैदान बनेगा। अब अपरदन द्वारा कौन कौन सी बनती है? तो यू आकार की घाटी बनती है, लटकती घाटी, सरक है, टार्न झील है, टार्न झील है, अरेत या फिर तीक्ष्ण कटंक है, हॉर्न या फिर गिरी सुरंग या हॉर्न बनता है, रोस मुटेने या बेड पीठ, बेड की पीठ की समान संरचनाएं, नुटानन और हिम सोपान यानी कि सीढ़ीनुमा संरचना जिसको बोलते हैं दैत्याकार सोपान, पेटरनास्टर झील, और सरंग या पूंछ, फियोर्ड, काल एवं हिमानी दर्रा। तो ये किससे बनती है? हिमानी के अपरदन द्वारा। ये किससे बनती है? हिमानी के निक्षेपण द्वारा। इनमें से एक ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, यानी हिमानी के अपरदन द्वारा कौन सी बनती है, हिमानी के निक्षेपण द्वारा कौन सी बनती है। आगे दूसरी प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो कौन सी है, यानी कौन सा प्रक्रम है आगे उसके बारे में बात करते हैं। तो कौन सा है? सागरीय लहरों द्वारा। किसके द्वारा? सागरीय लहरों द्वारा। अब सागरीय लहरों द्वारा भी कितने प्रकार की संरचनाएं बनती है? 2 प्रकार की संरचनाएं बनती है। वही कौन कौन सी? तो अपरदन द्वारा और निक्षेपण द्वारा। सागरीय लहरों द्वारा, अब महासागर में क्या चलती है? लहरें चलती है, ऐसे लहरें चलती है। अब जब ये तट भाग पर टकराएंगी तो यहाँ पर क्या करेगी? अपरदन करेगी, और अपरदन कर नई संरचनाओं का निर्माण करती है, तो वो अपरदनात्मक स्थल रूप कहलाएंगे। और ये मिट्टी जो काट दी है वो जमा कर जो संरचनाएं बनाएगी वो क्या कहलाती है? निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां कहलाती है। तो इसमें भी 2 ही प्रकार है, अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। अब कौन कौन सी अपरदनात्मक है सागरीय लहरों के द्वारा बनने वाली, तो उसकी बात करें कौन कौन सी प्रमुख है, तो अपने चर्चा कर लेते हैं। ये संरचनाएं हैं सागरीय लहरों द्वारा बनने वाली संरचनाएं कौन कौन सी है, तो सागरीय लहरों द्वारा बनने वाली संरचनाएं ये है। देखिए कौन कौन सी क्या है सागरीय लहरों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्गीकरण। 2 प्रकार की है, एक तो किससे बनने वाली? अपरदन से बनने वाली अपरदनात्मक, और जमाव से या निक्षेप के जमा होने से कौन सी? निक्षेपात्मक। अब कौन कौन सी है वो सागरीय लहरों द्वारा बनती है? तो तटीय क्लिफ बनती है। एक तो कौन सी बनती है? अपरदन द्वारा तटीय क्लिफ बनती है। फिर दूसरी कौन सी है? तो खांचे है। तीसरी कौन सी है? तो कंदरा या फिर मेहराव है, यानी कि गेट नुमा जो संरचना बनती है उसको क्या बोलते हैं? कंदरा या मेहराव। एक और कौन सी है? तो स्टेक है, लंबवत संरचना बन जाती है, वो क्या कहलाती है? स्टेक कहलाती है। लघु निवेशिका और तरंग घर्षित चबूतरा। तो ये सारी की सारी कौन सी है? तो सागरीय लहरों के अपरदन द्वारा बनने वाली संरचना है। प्रश्न आ जाए यानी कि सागरीय लहरों के अपरदन द्वारा बनने वाली संरचना इनमें से कौन सी है, तो ये ऑप्शन मिलेगी, तो वो अपरदन द्वारा बनने वाली है। आगे है सागरीय लहरों के निक्षेपण द्वारा बनने वाली संरचनाएं कौन सी है, तो एक पहला कौन सा है? पुलिन है।
कौन सा है? पुलिन। पुल के समान संरचना बनती है, यानी कि मिट्टी है वो जमा हो जाती है, एक पुल जैसी संरचना बन जाती है, क्या कहलाती है? पुलिन। और अवरोध जमा हो जाता है तो क्या कहलाता है? अवरोध जमा हो जाता है तो वह क्या कहलाती है? रोधिका कहलाती है। और तीसरे प्रकार की क्या है? लूप या छल्ला, यानी कि छल्ले के समान ऐसे मोड़दार जो संरचना बन जाती है, लूप या फिर छल्ला कहलाती है। स्पीट, अब इसका विशाल रूप ही क्या कहलाता है? स्पीट कहलाता है। हुक, अब ये संरचना कैसी दिखाई दे रही है? हुक के समान, तो विशाल रूप क्या कहलाता है? हुक कहलाता है। और एक है टोम्बोलो, और महत्वपूर्ण इसमें क्या है? तो टोम्बोलों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अब टोम्बोलो क्या चीज है? जैसे कोई सागरीय भाग है, ये सागरीय भाग है, इधर वाला पूरा का पूरा सागर है, ये वाला कौन सा है? सागर है। और सागर में मान लो कोई एक द्वीप है, सागर में क्या है? एक द्वीप है। अब द्वीप, यहाँ पे एक द्वीप है, ये तट है, ये क्या है? तट है। अब तट से मिलाते हुए इस द्वीप पे कोई, द्वीप तक कोई रास्ता बन जाता है, तंग रास्ता बन जाता है, जहां पर तट तक जाया जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? टोम्बोलो कहते हैं। महत्वपूर्ण है, काफी बार क्वेश्चन इसका आया है। अब इसके कौन कौन से चित्र हैं, तो चित्रों के बारे में देख लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से ये संरचनाएं बनती है। तो देखिए किस प्रकार से संरचनाएं बनती है। पहला कौन सा है? तो तटीय क्लिफ है। अब तटीय क्लिफ किसके द्वारा बन रही है? तो सागरीय लहरों के अपर्दन द्वारा बनने वाली संरचनाएं हैं। अब कैसे बनेगी अपर्दन द्वारा? ये महासागर का भाग है, ये कौन सा है? महासागर का भाग है। ये सारा का सारा कौन सा महासागर का भाग है? ये वाला महासागर का भाग है। और यहाँ पे लहरें आएंगी, ऐसे जल ऊपर उठते हुए आएगी, और जैसे ही जल है वो तट के ऊपर टकराता है, तो इससे जो गहरी संरचना बनाता है उसको तो बोलते हैं खांचे, उसको क्या कहते हैं? खांचे। और बाहर उभरा हुआ, यानी समुद्र की ओर उभरा हुआ भाग है, वो क्या कहलाता है? तटीय क्लिफ कहलाता है। किसके द्वारा बन रहे हैं? तो सागरीय लहरों के अपर्दन द्वारा। तो खांचे गहरा गर्त है सागर तट के समांतर, तो वो क्या कहलाता है? खांचा कहलाता है। और आगे निकला हुआ भाग क्या कहलाता है? तटीय क्लिफ कहलाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा है? तो नेक्स्ट देखिए कंदरा या स्तंभ। अब कंदरा का मतलब क्या होता है? गुफा होता है। कंदरा का मतलब क्या होता है? गुफा होता है। अब गुफा जैसी जो संरचना बन जाती है वो क्या कहलाती है? कंदरा कहलाती है। और मेहराव मतलब जो अपना प्रवेश द्वार होता है उसके समान जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है? मेहराव कहलाती है। अब देखिए जैसे ही समुद्र तट के ऊपर समुद्री लहरों के दोनों ओर से प्रहार से, इधर से भी प्रहार हो रहा है और उधर से भी हो रहा है, इसके कारण आर पार एक रास्ता जैसा बन जाता है, तो उस संरचना को क्या कहते हैं? कंदरा कहते हैं। गुफा, इसके आर पार जाया जा सकता है, जल है वो आसानी से आर पार कर सकता है, तो ये क्या कहलाती है? कंदरा या फिर गुफा कहलाती है। ऊपर वाली संरचना है वो अपने प्रवेश द्वार के समान, यानी कि गेट के समान दिखाई दे रही है, तो वो क्या कहलाती है? मेहराव। तो कंदरा या मेहराव किसके द्वारा बन रही है? तो ये सागरीय लहरों के अपर्दन द्वारा बनने वाली संरचना है। उसके बाद में बात करें क्या है? स्टेक। अब स्टेक क्या है? समुद्र तट के ऊपर जो लंबवत संरचना बन जाती है उसको क्या कहते हैं? स्टेक कहते हैं। अब देखिए स्टेक, अब ये कैसे बनती है स्टेक? यानी कि जो कंदरा थी उसकी छत है जब गिर जाती है, ये यहाँ पे छत थी, अब ये छत गिर गई है, नीचे गिर गई है, गिरने के कारण इधर वाला जो स्तंभ है वो खड़ा दिखाई दे रहा है, तो उस स्तंभ नुमा संरचना को क्या कहते हैं? स्टेक कहते हैं। और ये भी किससे बनती है? तो सागरीय लहरों के अपर्दन द्वारा बनने वाली संरचना है। यानी कि जो कंदरा या मेहराव था उसकी छत है वो गिर गई है, और गिरने के कारण एक स्तंभ नुमा जो संरचना शेष रह गई है उसको क्या कहते हैं? स्टेक कहते हैं। आगे लघु निवेशिका। अब लघु निवेशिका क्या है? लघु निवेशिका, और लघु निवेशिका यानी तट के ऊपर छोटे छोटी खाड़ियां बन जाती है, छोटी छोटी क्या बन जाती है? खाड़ियां बन जाती है, उसको क्या कहते हैं? लघु निवेशिका कहते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे तट के अंदर एक खांचा बन गया है और आगे भी एक खांचा बन गया है, तो ये वाली जो संरचना है वो क्या कहलाती है? लघु निवेशिका कहलाती है। आगे तरंग घर्षित चबूतरा, यानी चोरस कोई आकृति का निर्माण हो जाता है अपर्दन द्वारा, यानी तट को काट कर कोई चोर संरचना बना जाती है, वो क्या कहलाती है? तरंग घर्षित चबूतरा कहलाती है। आगे कौन सी है? और तो आगे है सागरीय लहरों के निक्षेपण द्वारा। अब निक्षेपण द्वारा बनने वाली संरचना कौन कौन सी है? तो निक्षेपण द्वारा बनने वाली संरचनाओं की बात करें तो एक तो क्या है? पुलिन है। पहला क्या है? पुलिन है। पुलिन कैसे बनता है? तो सागर तट के सारे मलबे के, सागर तट के सारे, मान लो ये सागर है, इसके पास पास में समांतर जो ये मिट्टी का जो निक्षेप जमा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पुलिने कहते हैं। जैसे
समुद्र तट के किनारे पे मिलेंगी ये संरचनाएं। आगे है रोधिका। रोधिका मतलब है रोकना। रोधिका मतलब क्या है? रोकना, अवरोध। यानी कि जो लहरों के मार्ग में अवरोध है, सागरीय लहरों या धाराओं के निक्षेप से जिस अवरोधात्मक कटंकों का निर्माण होता है, यानी जल को रोकने वाले। यानी कि ये समुद्र का तट है और इधर क्या है? ये समुद्र का भाग है और यहाँ पे कोई अवरोध बन जाता है, ऐसे कोई अवरोध यानी मिट्टी का निक्षेप यहाँ पे जम जाता है, तो वही क्या कहलाता है? रोधिका कहलाता है। सागरीय लहरों को तट की ओर आने से क्या करता है? रोकता है। अब रोकता है, इसके कारण नाम क्या पड़ गया? रोधिका पड़ गया है। और किससे बन रही है? तो सागरीय लहरों के निक्षेप द्वारा, क्योंकि ये मिट्टी का जमाव है तो इसलिए निक्षेप द्वारा बनने वाली क्या है? संरचना है। उसके बाद में क्या है? स्पीट। अब स्पीट क्या है? जो हुक जैसी संरचना बनती है उसको क्या कहते हैं? स्पीट कहते हैं। जैसे देखिए, सागरीय मलबे के जमने से तट से सागरीय भाग की ओर एक रोधिका का जमाव हो जाता है, उसे स्पीट कहते हैं। और स्पीट का आकार है वो विशाल होता है और इस पर मानव अधिवास यानी लोग भी इस पे क्या है? रहते हैं। आकार है वो बड़ा होता है। उसके बाद में निक्षेप द्वारा बनने वाली संरचनाएं कौन सी है? तो लूप या छल्ला। जैसे हुकनुमा जो कोई संरचना बन जाती है, कोई हुकनुमा संरचना बन जाती है, वो क्या कहलाता है? छोटा भाग तो लूप या छल्ला कहलाता है। अब देखिए, लूप या छल्ला, तूफानी तरंगे स्पीट के आकार में परिवर्तन ला देती है और यह विस्तृत होते हुए अग्र भाग में इतना अधिक मुड़ जाता है, ये मुड़ा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, तो वापिस हुक के रूप में मुड़कर तट के समीप तक विस्तृत हो जाता है। यानी वापिस वो तट के समीप तक पहुंच जाता है, ऐसे हुक के समान मुड़ा है और सागर तट के समीप तक पहुंच जाता है, तो क्या कहलाता है? लूप या छल्ला कहलाता है। आगे अपतट रोधिका, यानी तट के पास में जो रोधिकाएं बनती है वो क्या कहलाती है? अपतटे रोधिकाएं कहलाती है। उसके बाद में आगे बात करें तो क्या है? टोम्बोलो है। और टोम्बोलो के बारे में आपको बता दिया, टोम्बोलो खास है। क्यों खास है? क्योंकि बहुत बार इसके बारे में प्रश्न आया है। अब टोम्बोलो है क्या चीज? तो सिंपल सी बात है, सागर तट के अंदर कोई द्वीप है, मान लो इधर वाला क्या है? ये सागर है और सागर में कोई बना है द्वीप, और इस द्वीप से कोई रास्ता बन जाता है, तट से द्वीप तक कोई रास्ता बन जाता है, उस रास्ते को क्या कहते हैं? टोम्बोलो कहते हैं। ये रास्ता है जो सागरीय लहरों के निक्षेप से मिट्टी जमा करने से बना है। और ये कौन सा है? तो द्वीप है, कोई द्वीप था और उसके ऊपर क्या है? वहां तक का रास्ता बन गया, तो वो क्या कहलाता है? टोम्बोलो या संयोजक रोधिका। संयोजक मतलब होता है जोड़ना। अब इस द्वीप को क्या कर दिया है? जोड़ दिया। ये क्या है? द्वीप है, इसको सागर तट से क्या कर दिया? इसने जोड़ दिया है, तो क्या कहलाती है? टोम्बोलो या फिर संयोजक रोधिका कहलाती है। तो ये सारी क्या थी? ये सागरीय लहरों के अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाली संरचनाएं थी। आगे कौन सी है तो उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है पवन द्वारा बनने वाली संरचनाएं। अब पवन द्वारा जो बनने वाली संरचनाएं हैं उसके बारे में क्यों सुना सकता है? क्योंकि महत्वपूर्ण होती है और राजस्थान में पवनें ही ज्यादा चलती है। ठीक है, तो इसके द्वारा भी दो प्रकार की संरचनाएं बनेगी। अब कौन कौन सी बनेगी दो प्रकार की संरचनाएं? तो दोनों प्रकार की संरचनाओं की बात करें तो वही अपर्दनात्मक है और निक्षेपात्मक। यानी कि पवन के कटाव द्वारा बनेगी वो अपर्दनात्मक है, और पवन के जो पवन द्वारा मिट्टी काटी गई है उसके जमाव द्वारा बनेगी वो कौन सी है? निक्षेपात्मक है। अब पवन प्रक्रम के कार्य, पवन प्रक्रम है वो कहां पे कार्य करता है? तो मरुस्थलीय या फिर अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में या फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन की क्रियाएं है अधिक होती है। अब देखिए दो तीन चीजें हैं जो इसमें आगे पहले आ सकती है, क्योंकि पवन द्वारा क्या है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में है सबसे ज्यादा पवनें चलती है, आंधियां वगैरह ज्यादा चलती है और मरुस्थलीय क्षेत्र है तो इनसे संरचनाएं बनती है, तो ये महत्वपूर्ण है। अब पवन है वो अपर्दन किस प्रकार से करेगा? तो पवन एक तो अपवाहन यानी कि मिट्टी को उड़ाकर क्या करेगा? अपर्दन करेगा। दूसरा क्या है? अपघर्षण, यानी पवने हैं वो घर्षण द्वारा या रगड़ के द्वारा क्या करेगा? अपर्दन करेगा। और तीसरा क्या है? सन्निघर्षण। अब इसके बारे में क्यों सुना सकता है? अपवाहन के बारे में और इनके बारे में क्यों सुना सकता है? देखिए तीनों चारों चीजें पहले वालों में किसी में चर्चा नहीं की है, सब में ये कार्य करती है। अब ये क्या क्या चीजें हैं? अपवाहन, अप मतलब ऊपर और वाहन मतलब है उड़कर जाना, तो ऊपर उड़कर जाती है मिट्टी तो वो क्या कहलाता है? अपवाहन। तो ये किसके द्वारा? केवल पवन द्वारा ही होती है, बाकी किसी के द्वारा नहीं होती है। यानी 5 प्रकार के प्रक्रमों में केवल पवन द्वारा बनने वाली जो संरचनाएं हैं उसमें अपवाहन केवल पवन द्वारा ही होता है।
और किसी के द्वारा नहीं होता है। नदी है तो उड़ाकर नहीं ले जा सकती, इसलिए उड़ाकर ले जाती है, तो वहां पे अपवाहन शब्द का प्रयोग होता है। तो अपवाहन क्रिया किससे संबंधित है? पवन प्रक्रम द्वारा है। आगे है अपघर्षण। अपघर्षण क्या है? तो अपघर्षण पवन द्वारा भी होता है, नदी द्वारा भी होता है, हिमानी द्वारा भी होता है, सभी द्वारा होता है, सागरीय लहरों द्वारा भी होता है। तो अपघर्षण का मतलब क्या है? यानी कि जो पवन चलती है या नदी बहती है तो ये क्या करती है? चट्टानों को घर्षण के द्वारा, रगड़ के द्वारा क्या करती है? काटती है। तो वो क्या कहलाता है? अपघर्षण। तो अपघर्षण की क्रियाएं है वो सब में होती है, ये ध्यान रखना है। यानी अपवाहन तो केवल कहां पे होता है? पवन में होता है। अपघर्षण है सभी संरचनाएं हैं उसमें होता है। पांचों प्रक्रमों में अपवाहन कार्य ये अपघर्षण कार्य करता है। एक है शनि घर्षण, तो ये भी सब में कार्य करता है। प्रश्न आ जाए शनि घर्षण क्या है? तो जो जैसे पवन चल रही है तो पवन चलने के कारण जो तेज गति से पवन चलती है उसके मार्ग में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर उड़ेंगे, या फिर नदी बहती है तो उसके मार्ग में भी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है वो चलते हैं। अब ये कंकड़ पत्थर आपस में टकराकर छोटे होते रहते हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? शनि घर्षण कहलाती है। शनि घर्षण महत्वपूर्ण है। देखिए, तीव्र गति से उड़ने वाले रेत और धूल कण आपस में टकराकर है वो टूटते फूटते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? शनि घर्षण कहते हैं। तो ये क्रिया भी सब में होती है। यानी पवन चलेगी तो भी होगी, यानी आपस में पदार्थ है वो रगड़ खाके या आपस में है वो टकरा के टूटेंगे। वैसे ही नदी में भी टूटेंगे, हिमानी द्वारा भी टूटेंगे, सागरीय लहरों द्वारा भी टूटेंगे। यानी कि ये शनि घर्षण की क्रियाएं भी कहाँ पे होती है? सब जगह होती है। एक और बच जाता है इसमें, कौन सा? गोलीकरण। कौन सा करण है? गोलीकरण। अब गोलीकरण की क्रिया है वो केवल और केवल कहाँ पे होती है? गोलीकरण। तो ये भूमिगत जल में होती है, भूमिगत जल द्वारा। और भूमिगत जल द्वारा ये अलग है। यानी एक तो ये अलग है गोलीकरण। कौन सा अलग है? गोलीकरण अलग है। किसके द्वारा होती है? तो भूमिगत जल द्वारा। यानी कि जल के साथ क्या कर लेती है? गुला लेती है। फिर बात करें कौन सी चट्टानों को गुलाती है? तो चूना युक्त चट्टानों को अपने साथ घोल लेती है। तो ये क्रियाएं है किसकी? अपर्दन की। वो अपवाहन है, ये तो केवल पवन द्वारा होता है। यानी अपवाहन की क्रिया केवल कहां से? पवन द्वारा। और गोलीकरण की क्रिया कहां पे? तो जहां पे जल का योगदान है। तो सबसे ज्यादा किसमें गोलीकरण होता है? तो भूमिगत जल द्वारा। अब अपघर्षण है वो सब में होता है। यानी कि अपघर्षण मतलब रगड़ से चट्टानों को काटना तीव्र प्रहार से, तो वो सब में होता है। शनि घर्षण यानी कि जो टुकड़े हैं वो आपस में टूटते रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? शनि घर्षण कहते हैं। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी बात करें पवन द्वारा कौन कौन सी संरचनाएं बनती है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो पवन द्वारा है, क्योंकि ये मरुस्थल में बनती है। और राजस्थान क्या है? एक मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है, तो पवन द्वारा कौन सी बनेगी? तो वही दो प्रकार की है। एक तो अपर्दन द्वारा बनने वाली है, दूसरी निक्षेपण द्वारा, यानी कि मिट्टी जो कट के गई है उसके जमाव द्वारा है। अब ये देखिए मुख्य है जो अपर्दन से ही बनती है। कौन कौन सी है? तो वात गर्त। यानी वात का मतलब क्या होता है? वायु। और वात का मतलब है वायु और गर्त का मतलब है गड्ढा। जो वायु से गड्ढा बन जाए वो क्या कहलाता है? वात गर्त। जब पवनें चलती है तो उसके मार्ग में छोटे छोटे ऐसे गर्त बन जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वात गर्ते कहलाते हैं। आगे है इनशेल वर्ग। अब इसके मार्ग में कोई कठोर चट्टानें बची रहती है, वो क्या कहलाती है? इनशेल वर्ग कहलाती है। छत्रक शिला यानी छतरी जैसी संरचना, या फिर जिसे बोलते हैं मशरूम में रोक। तो ऐसी संरचना जो नीचे से अपर्दन अधिक हो गया है, ऊपर से अपर्दन कम हुआ है, तो छतरी जैसी संरचना बनेगी, वो क्या कहलाती है? छत्रक शिला है। भूस्तंभ, अब कोमल चट्टाने हैं नीचे की और ऊपर कैसी है? कठोर चट्टाने हैं। इसके कारण एक स्तंभनुमा संरचना है वो से दिखाई देती है। और नीचे वाली कोमल चट्टाने कट नहीं पाती है, क्योंकि ऊपर कैसी चट्टान है? कठोर चट्टान है। और ये स्तंभ जैसी है तो क्या कहलाती है? भूस्तंभ कहलाती है। जूजेन, अब जूजेन महत्वपूर्ण है। जूजेन क्या होता है? उल्टी दवात नुमा जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है? जूजेन कहलाती है। किसके समान है? उल्टी दवात के समान जो संरचना बनती है वो जूजेन कहलाती है। और जूजेन भी किससे बनता है? तो पवन के अपर्दन द्वारा। बाद में यारडांग, सांप के फन जैसी संरचना बनती है, वो क्या कहलाती है? यारडांग कहलाती है। आगे है ड्राई कांटर, या इसको बोलते हैं त्रिपके शिला, यानी कि कोई एक पत्थर का भाग है उस पे प्रहार कर पौने और चिकना बना देती है, उसे क्या कहते हैं? ड्राई कांटर कहते हैं। जालीदार शिला, यानी कि कोई पवनों के मार्ग में कोई
चट्टाने आ जाए, उसके अंदर बहुत सारे छिद्र हो जाते हैं, तो ये बन गई है जाली। ठीक है, तो जाली और है क्या, सिला यानी कि पत्थर है, तो क्या कहलाती है, जाली बनने से जालीदार सिला कहलाती है। पुल या खिड़की, अब ये जो छिद्र बने हैं ये आर पार हो जाएं तो वो क्या कहलाती है, या बड़ा आकार हो जाए इनका तो क्या कहलाती है, पुल या खिड़की। तो ये सारी की सारी किससे बन रही है, पवन के अपर्दन द्वारा बनने वाली संरचनाएं। उसके बाद में आता है पवन के निक्षेपण द्वारा बनने वाली संरचनाएं, तो कौन कौन सी है, तो ये ज्यादा नहीं है, ध्यान में रखना है, 4 ही है, और इसके बारे में ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी निक्षेपण द्वारा बनती है। तो एक तो बनती है उर्मिकाएं। अब उर्मिकाएं किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात यह है, छोटे छोटे तो टिल्ले बनते हैं, टिल्ले बनते हैं कौन से, छोटे वाले। अब छोटे टिल्लों को क्या कहते हैं, उर्मिकाएं कहते हैं। बालू का कंगार, अब बालू के मिट्टी की खड़े ढाल है, खड़े ढालों को ही क्या कहते हैं, कंगार कहते हैं। और किसके ढाल है, तो बालू मिट्टी की है, तो उसको क्या कहते हैं, बालू का कंगार कहते हैं। आगे है लोयस। अब लोयस क्या है, सूक्ष्म मिट्टी का निक्षेप, यानी कि पवनों के द्वारा जो बारीक मिट्टी है, छोटी छोटी छोटे कणों वाली जो मिट्टी है वो उड़ा दी जाती है, और उड़ाकर बहुत दूर स्थानों पर पहुंचा दी जाती है, और वहां पे जमने से जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है, लोहे से मैदान कहलाती है। और आगे वाली लास्ट वाली है 4 नंबर, उसके बारे में आप सब जानते हो, कौन सा, बालू का स्तूप। बड़े बड़े रेतीले टिल्ले जिनका निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। और बालू का स्तूप बहुत सारे प्रकार के होते हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं। कौन कौन सा है, तो एक तो है बरखान। और बरखान किसे कहते हैं, तो अर्धचंद्राकार यानी कि आधे चांद के समान जो बालू का स्तूप बनते हैं उसको क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। अनुदेद्रीय बालू का स्तूप, अनुदेद्रीय कौन से हैं, तो पवनों की दिशा के समांतर बनते हैं, वो अनुदेद्रीय कहलाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं वो कौन से कहलाते हैं, तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। पेराम्बोलिक बालू का स्तूप, पेराम्बोलिक बालू का स्तूप है वो संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। तो विशिष्ट आकृति के जो अलग अलग आकृति की जो संरचनाएं बनती है बालू का स्तूपों से वो क्या कहलाते हैं, पेराम्बोलिक बालू का स्तूप कहलाते हैं। या महिलाओं के जूडो की पिन के समान संरचना बनती है, महिलाओं की जूडो की पिन के समान जो संरचना बनती है वो क्या कहलाते हैं, पेराम्बोलिक बालू का स्तूप कहलाते हैं। नेक्स्ट वाले कौन से हैं, तो तारानुमा बालू का स्तूप है, यानी कि जो तारे के समान संरचना बन जाती है तो वो क्या कहलाते हैं, तारानुमा बालू का स्तूप कहलाते हैं। और पेराम्बोलिक कहां पे बनते हैं, तो पेराम्बोलिक बालू का स्तूप है वो छोटी मोटी झाड़ियां हैं उनके सारे है वो मिट्टी का जमाव होना शुरू हो जाता है तो उससे बनने वाले स्तूप है। तो ये तो कौन सी थी, इधर वाली तो पवन के निक्षेप द्वारा, यानी पवन ने जो मिट्टी उड़ाई है वो जहां पे जाके जमा होगी उससे जो संरचनाएं बनेगी वो है। और वो कितने प्रकार की है जी, वो है 4। वो कितनी है, 4 है। अब 4 कौन कौन सी है इसमें ध्यान रख लेना। लोयस के बारे में प्रश्न आ सकता है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो लोयस है। लोयस के बारे में प्रश्न आ सकता है, कहां पे पाई जाती है लोयस से, तो चीन में पाई जाती है। और कहां पे, उत्तरी चीन, चीन का भी कहां से, उत्तरी चीन में सबसे ज्यादा मिलती है। उसके बाद कहां पे मिलती है, तो फ्रांस में मिलती है। क्या है, सूक्ष्म मिट्टी का निक्षेप है। चीन में इस मिट्टी का रंग कैसा है, तो पीला है। कैसा रंग है, पीला रंग है। इसके बारे में क्यों सुना सकता है, लोयस महत्वपूर्ण है। लोयस किसे कहते हैं, तो सूक्ष्म मिट्टी के जमाव को क्या कहते हैं, लोयस कहते हैं। बालू का स्तूप मतलब बड़े बड़े टिल्ले, तिबड़िया क्या कहलाते हैं, बालू का स्तूप कहलाते हैं। तो ये तो है निक्षेप द्वारा यानी मिट्टी के जमाव द्वारा, और ये कौन से सारे अपर्दन द्वारा। अब चित्र में देख लेते हैं जल्दी सी भी कौन कौन से चित्र बनते हैं और कौन कौन सी संरचनाएं आपको आसानी से ताकि समझ में आ जाए। देखिए चित्र में सबसे पहले क्या लिखा है, वात गर्त। कौन सा गर्त, वात गर्त, या फिर वात मतलब वायु, गर्त मतलब गड्ढा, वायु के द्वारा बनने वाला गड्ढा क्या कहलाता है, वात गर्त, या फिर अपवान बेसिन कहलाता है। ये देखिए जैसे पवन चल रही है, पवन अपने मार्ग में क्या कर दी है, छोटा सा गर्त नुमा संरचना, गड्ढा नुमा संरचना बना देती है, उसको क्या कहते हैं, वात गर्त कहते हैं। आगे बात करते हैं इंसेल वर्ग, या इंसेल वर्ग का ही एक नाम और है, कौन सा, बोर्न हार्ट। क्या नाम है जी, बोर्न हार्ट। अब पवनों के मार्ग में जो छोटे छोटे गुमंदाकार संरचना दिखाई देती है वो क्या कहलाती है, तो इंसेल वर्ग कहलाती है। ये जो दिखाई दे रही है वो क्या है, इंसेल वर्ग है। इंसेल वर्ग या फिर बोर्न हार्ट। अब बोर्न हार्ट नाम का एक विद्वान था, उसने इसका अध्ययन किया था, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया, बोर्न हार्ट भी नाम है पड़ गया। इंसेल वर्ग या फिर बोर्न हार्ट किससे बनती है, पवन के अपर्दन द्वारा। पवन ने अपर्दन किया है तो ये संरचनाएं बच गई है, ये संरचनाएं कठोर संरचनाएं बच गई है, तो इसको क्या बोलते हैं, कठोर गुमंदाकार संरचनाएं जो
शेष रह जाती है पौनों के मार्ग में, वो क्या कहलाती है, इनसेल वर्ग कहलाती है, या फिर इसको क्या कहते हैं, बोर्न हार्ट कहते हैं, बोर्न हार्ट। आगे बात करते हैं छत्रक शिला। अब छत्र का मतलब छतरी जैसी, शिला मतलब है पत्थर। अब छतरी जैसा पत्थर शेष बन जाता रह जाता है, उसे क्या कहते हैं, छत्रक शिला। या फिर कैसी संरचना है, मशरूम जैसी है, तो इसको मशरूम रोक भी कहते हैं। रोक का मतलब चट्टान। अब देखिए छत्रक शिला या फिर मशरूम रोक, मशरूम जैसी संरचना है या छतरी जैसी संरचना है, तो नीचे वाली चट्टानें अधिक कट जाती है, ऊपर वाली चट्टानें हैं वो कम कट पाती है। इसके कारण ये छतरी नुमा जो संरचना बन जाती है उसको क्या कहते हैं, छत्रकशिला कहते हैं। और किससे बन रही है, अपर्दन द्वारा। पवन प्रहार कर नीचे की चट्टानों को काट देती है। अब नीचे ही प्रहार क्यों करती है भाई, तो 6 मीटर की, कितने मीटर की, 6 मीटर की ऊंचाई तक पवने हैं, वो सर्वाधिक है, वो अपर्दन करती है। उसके बाद अपर्दन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद में बात करें क्या है, भूस्तंभ। अब भूस्तंभ, स्तंभ का मतलब क्या है, खंबा। अब खंबा कौन सा खंबा, तो भूमि पर खंबा। और किससे बना है, तो पवनों के अपर्दन द्वारा। अब कैसे बना है, तो नीचे की चट्टानें तो कैसी है, कोमल है, ऊपर की चट्टानें कैसी है, कठोर है। अब ये देखिए ऊपर वाली चट्टान कैसी है, कठोर चट्टानें हैं, तो कठोर चट्टानें हैं वो नीचे वाली चट्टानों को सहारा प्रदान करती है। इसके कारण नीचे वाली मिट्टी है वो कट नहीं पाती है और वैसी वैसी खड़ी वाली संरचना दिखाई देती है। तो इसको क्या कहते हैं, भूस्तंभ कहते हैं। किससे बनती है, तो पवन के अपर्दन द्वारा बनने वाली संरचनाएं हैं। आगे बात करते हैं ज्यूजेन। ज्यूजेन महत्वपूर्ण है, ज्यूजेन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अब ज्यूजेन मतलब उल्टे द्वात नुमा पवन के अपर्दन द्वारा बनने वाली संरचना कहलाती है। ये प्रश्न आ जाए तो क्या कहलाती है, ज्यूजेन कहलाती है। उल्टी शिष्य को नहीं होगी, यानी कि दवात, यानी कि शाही की जो दवात होती है उसको उल्टा रख दो और वैसी संरचना बनेगी, तो वो क्या कहलाती है, ज्यूजेन कहलाती है। तो ये सारी की सारी संरचना कौन सी है, तो ज्यूजेन है। उसके बाद में यारडांग। अब यारडांग भी किससे बनती है, तो पवन के अपर्दन द्वारा। सांप के फन जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है, यारडांग कहलाती है। अब यारडांग के बारे में बात करें तो ये है यारडांग। यारडांग कैसी संरचना है, तो सांप के फन नुमा, कैसी है, सांप के फननुमा संरचना। यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में सांप के फननुमा जो संरचना बनती है उसको क्या कहते हैं, यारडांगे कहते हैं। ठीक है, तो कैसे बन रही है, पवन के अपर्दन द्वारा। उसके बाद में बात करें ड्राई कांटर। अब ड्राई कांटर को बोलते हैं त्रिपक शिला। तीन ओर से क्या है, ये चिकना भाग है, इस पे सुंदर आकृति बन जाती है, किसके द्वारा, तो पवन के प्रहार द्वारा। जैसे तेज गति से पवन चलती है इस पे प्रहार करती है और डिजाइन बना देती है अलग अलग प्रकार के, तो वो क्या कहलाता है, ड्राई कांटर या फिर त्रिपक, या फिर क्या कहते हैं, त्रिपक शिला कहते हैं। आगे बात करते हैं और कौन सी है, तो और पुल या खिड़की, जालीदार शिला। अब जालीदार शिला आपको बताया है, यानी पवन के प्रहार से चट्टानों में छिद्र बन जाते हैं। अब छिद्र हो जाते हैं तो जाली बन गई है, तो वही क्या कहलाती है, जालीदार शिला कहलाती है। आगे पुल या खिड़की। अब जालीदार शिला में जो जाली के छोटे छोटे छिद्र थे उनका आकार विशाल हो जाता है और आर पार वायु है वो तेज गति से निकलने लगती है, तो वो क्या कहलाती है, पुल या खिड़की कहलाती है। अब ये सारी की सारी क्या थी, तो पवन के अपर्दन द्वारा बनने वाली संरचनाएं थी। आगे बात करते हैं कौन सी, पवन के निक्षेपण द्वारा बनने वाली संरचनाएं। तो पवन के निक्षेपण द्वारा कौन सी संरचनाएं बनती है, उसकी बात करते हैं। तो पवन के निक्षेपण द्वारा बनने वाली संरचनाएं कौन सी है, तो पहली है उर्मिकाएं। और उर्मिकाएं किसे कहते हैं, छोटे छोटे टिब्बड़िया को नहीं बन के बोले, उर्मिकाएं बोले। छोटे छोटे जो टिल्ले होते हैं उनको क्या कहते हैं, उर्मिकाएं कहते हैं, उर्मिकाएं। पहला कौन सा है, पवन के निक्षेपण द्वारा। पवन के निक्षेपण यानी कि पवन द्वारा जो मिट्टी काटी गई थी उसके जमाव से जो संरचना बनेगी वो कौन सी है, पवन के निक्षेपण द्वारा बनने वाली संरचनाएं है। पहली कौन सी है, उर्मिकाएं। अब छोटे छोटे बालू का स्तूप बनते हैं उसको क्या कहते हैं, उर्मिकाएं कहते हैं। कहां पे बनती है, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर। फिर बालू का स्तूप, तो बड़े बड़े जो बालू के टीले बनते हैं उनको क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। और बालू का स्तूप है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो जैसे आपको बताया पीछे बालू का स्तूपों के प्रकार, बरखान,
बरखान कौन सा होता है? तो अर्धचंद्राकार यानी आधे चांद के समान जो बालुका स्तूप है वो क्या कहलाते हैं? अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप को बरखान कहते हैं। उसके बाद अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप है, यानी कि पवनों के दिशा के समांतर बनने वाले बालुका स्तूप है, या फिर अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है जो पवन के दिशा के समकोण पे बनते हैं। तारानुमा बालुका स्तूप है, पैराम्बोलिक बालुका स्तूप। तो ये क्या है? बालुका स्तूपों के प्रकार है। अब बात करते हैं आगे वाला कौन सा है? तो लोयस है। कौन सा है जी? लोयस है। अब लोयस मतलब क्या होता है? लोयस का मतलब है सूक्ष्म मिट्टी का निक्षेप। क्या कहलाता है? लोयस कहलाता है। अब पवनों के मार्ग में जो छोटे छोटे कण है मिट्टी के, जहां पे बहुत ही बारीक मिट्टी है, वो उड़ जाती है और बहुत दूर यानी हजारों किलोमीटर दूर जाकर जमा हो जाती है। उसको क्या कहते हैं जी? लोहे से कहते हैं। तो ये मिट्टी का ही निक्षेप है और बहुत ही महीन है। इसके कारण कहां चली गई है? दूर चली गई है, हजारों किलोमीटर दूर जाकर जमा हो गई है। तो वो क्या कहलाती है? लोयस कहलाती है। कहां पर पाई जाती है? तो उत्तरी चीन में पाई जाती है और फ्रांस में पाई जाती है। दो जगह इसके लिए फेमस है। उत्तरी चीन में पाई जाती है तो वहां पे इस मिट्टी का रंग कैसा है? तो पीला रंग है। ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए महत्वपूर्ण है लोयस के बारे में बात करें तो बालू मिट्टी के बारीक निक्षेप से बनी संरचना। कौन सी मिट्टी? बालू मिट्टी, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनती है पवन द्वारा प्रदानात्मक और निक्षेपात्मक शिलाकृतियां। तो बालू मिट्टी कहां पे पाई जाती है? तो मरुस्थल में पाई जाती है। तो बालू मिट्टी के बारीक निक्षेप यानी बहुत ही महीन है निक्षेप क्या कहलाते हैं? लोहे से कहलाती है। और लोयस का जमाव है वो रेगिस्तान के दूरस्थ यानी दूर, रेगिस्तान में नहीं होता है, बहुत है दूर होता है, रेगिस्तान से दूर कोई क्षेत्र में होता है। तो इसमें बात करें दूरस्थ भागों में होता है। इसमें मिट्टी के कण इतने बारीक होते हैं कि इनमें परतें नहीं पाई जाती, यह बहुत ही मुलायम होती है। तो लोयस कैसी होती है? बहुत ही मुलायम होती है और जिस कारण बहुत दूर तक उड़कर क्या हो जाती है? चली जाती है। जैसे चीन में जो मिट्टी आई है वो चीन में कोई मरुस्थलीय प्रदेश से नहीं आई है, वो दूसरे वाले क्षेत्रों में, जैसे मध्य जो एशिया के भाग है, कजाकिस्तान है, इन वाले क्षेत्रों से उड़कर आई है। मंगोलिया है तो मंगोलिया के मरुस्थल से उड़ के आती है और कहां पे जमा हो जाती है? चीन में जमा हो जाती है। जैसे लोयस का अध्ययन सर्वप्रथम कहां पे? उत्तरी पश्चिमी चीन में प्रारंभ हुआ। तो याद रखोगे उत्तरी चीन। कौन सा चीन? उत्तरी चीन याद रख लेना। उत्तरी पश्चिमी चीन में जर्मन विद्वान किसने किया था? तो चीन का अध्ययन करने वाला विद्वान कौन है? रिच्टहोफन है। कौन सा है? रिच्टहोफन ने किया था। और लोयस का नामांकन की बात करें तो कहां से हुआ है? फ्रांस का एक स्थान है अल्सस। कौन सा संस है? अल्सस प्रांत के नाम पर क्या रखा गया है? लोयस। अल्सस प्रांत में एक गांव है, कौन सा? लोयस, उसके नाम पर इसका क्या रखा गया है? नाम रखा गया है। याद ये रखना है कि लोयस क्या है? तो सूक्ष्म मिट्टी का निक्षेप है और बहुत दूर जाकर क्या होता है? ये मिट्टी जमा हो जाती है। कहां पे पाई जाती है? तो उत्तरी चीन में पाई जाती है और फ्रांस में पाई जाती है। आगे बात करें तो ये बालका स्तूपों के जो प्रकार थे, तो प्रकार आपको मैं दिखा देता हूं बालका स्तूपों के कौन कौन से प्रकार है। तो बालका स्तूप, कौन से स्तूप? बालका स्तूप। अब बालका स्तूपों में पहले ही प्रकार कौन सा है? तो बरखान है। पहला प्रकार कौन सा है? बरखान है। बरखान किसे कहते हैं? तो अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। यानी आधे चांद जैसी संरचना बनती है वो क्या कहलाती है? बरखान कहलाती है। अब ये आधे चांद जैसी संरचना है तो क्या कहलाती है? बरखान कहलाती है। और इसके दो भाग है वो नुकीले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो इसके सींग कहलाते हैं। तो ये कितने ऊंचे होते हैं? तो सबसे ज्यादा बालुका स्तूप प्रश्न आ जाए, सर्वाधिक ऊंचाई वाले बालुका स्तूप कौन से होते हैं? तो क्या होते हैं? बरखाने होते हैं। उसके बाद में अब ये गतिशील भी सर्वाधिक होते हैं, यानी कि एक से एक आगे क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। और रेगिस्तान का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान मार्ग से कहलाता है। क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट वाला कौन सा है? तो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। अब अनुदैर्ध्य कौन से होते हैं? जो पवनों की दिशा के समांतर बनते हैं। कहां पे बनते हैं? पवनों की दिशा के समांतर बनते हैं। वो कौन से स्तूप कहलाते हैं? तो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। जैसे पवन जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा के समांतर बढ़ेंगे, वो कौन से कहलाएंगे? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप पवनों की दिशा के समांतर बनते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? तो अपने राजस्थान में जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, चूरू, झुंझुनू है, इन जिलों में क्या है? सर्वाधिक मिलते हैं। उसके बाद में बात करें कौन सी संरचना या कौन सी स्तूप है? तो एक है अनुप्रस्थ। अब अनुप्रस्थ के बारे में आपको बता दिया, समकोण पे बनते हैं। कहां पे बनते हैं?
समकोण पे। अनुप्रस्थ बल का स्तूप कहाँ पे बनते हैं? तो पवनों की दिशा के समकोण पे। पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले बल का स्तूप कौन से कहलाते हैं? तो अनुप्रस्थ बल का स्तूप कहलाते हैं। पैराम्बोलिक बल का स्तूप। अब पैराम्बोलिक कौन से होते हैं? तो पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं? तो महिलाओं के जूडो के हेयर पिन की आकृति के होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि महिलाओं के जूडो की हेयर पिन की आकृति के समान कौन से बल का स्तूप होते हैं? तो कौन से होते हैं? पैराम्बोलिक। अरे क्या होता है कि महिलाएं हैं वो अपने बालों में एक पिन लगाती है और इस पिन की आकृति के समान जो स्तूप बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? पैराम्बोलिक बल का स्तूप कहलाते हैं। आगे ये तो सारे के सारे कौन से थे? तो पवन के निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृतियां। अब पवन के निक्षेप यानी मिट्टी के जमाव से तो कौन कौन सी पड़े हैं इसमें? बालू का स्तूप पड़े हैं, लोयस पड़ी है, कंगार पड़े हैं यानी बालू का कंगार पड़े हैं, और उर्मिकाएं पड़ी है। यानी चार ही संरचनाएं हैं जो पवन के निक्षेप से बनती है। बाकी कौन सी बनती है? पवन के अपरदन द्वारा बनती है। अब दोनों के सहयोग से बनने वाली संरचनाएं कौन कौन सी है? तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी कि मरुस्थल के अंदर अगर वर्षा होती है कहीं पे तो उससे जो संरचनाएं बनती है वो कौन सी है? तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि महत्वपूर्ण है, राजस्थान में ऐसी संरचनाएं देखने को मिलती है। अब क्या है? मरुस्थलीय भागों में कौन से भागों में? मरुस्थलीय भागों में वर्षा जल और पवन के प्रभाव से बनने वाली स्थलाकृतियां कौन सी है? तो पहली है उत्खात स्थलाकृतियां जिसे बोलते हैं बेडलैंड। बेडलैंड मतलब बुरी भूमि। अब बुरी भूमि उत्खात स्थलाकृति कहलाती है। अब बुरी भूमि क्यों है? यानी कि उबड़ खाबड़ संरचनाएं बन जाती है तो उसको क्या कहते हैं? उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। और ज्यादातर ये बेडलैंड क्षेत्र है या उत्खात स्थलाकृति है वो नदी क्षेत्र में भी मिलती है। जैसे चंबल नदी है वो अपनी उत्खात स्थलाकृतियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। देखिए इसमें मरुस्थलीय क्षेत्रों में अचानक भारी वर्षा होने के कारण उबड़ खाबड़े धरातल का निर्माण हो जाता है जिसे उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। नदियां भी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? तो चंबल नदी है वो सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। कहां पे बहती है? तो राजस्थान में। फिर बालसन। अब बालसन क्या है? तो रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन। अब बेसिन मतलब है वाश बेसिन नहीं होता है क्या, हाथ धोने वाला, उसके समान जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है? बेसिन कहलाती है। और रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन को क्या कहते हैं जी? बालसन कहते हैं। यानी पर्वतों से घिरी बेसिन कौन सी कहलाती है? पर्वतों से घिरी बेसिन बालसन कहलाती है। इससे चारों ओर से निकलकर नदियां है वो गिरती है। यानी इसके अंदर वो चारों ओर से नदियां हैं वो निकल करके गिरती है। अब कोई भाग है जहां से नदियां हैं वो चारों ओर निकलती है तो वो कौन सा? अरीय प्रतिरूप कहलाता है। कौन सा? अरीय प्रतिरूप। यानी नदियों का क्या है? अलग अलग प्रतिरूप होता है, यानी कि किस प्रकार से बहती है। तो उसमें जैसे उद्गम स्थल है कोई स्थान से चारों ओर हो रहा है तो कौन सा प्रतिरूप है? अरीय प्रतिरूप है। इसका कौन सा उदाहरण है बालसन का? तो बालसन का राजस्थान में सांबर झील है। सांबर झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान में, सांबर झील बालसन का प्रमुख उदाहरण है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट वाली कौन सी है? तो पलाया है। कौन सा आया? पलाया। अब पलाया क्या चीज है? तो ये भी रेगिस्तान में मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा जल से बनती है। और कैसे बनती है तो इसके बारे में बात करें कैसे बनती है। तो देखिए पलाया, पलाया कैसे बनती है? पलाया बालसन के मध्य में उथला भाग क्या कहलाता है? पलाया कहलाता है। प्राय पलाया क्या होती है? शुष्क होती है। जैसे आगे चित्र में आपको दिखाते हैं कैसे कौन सा भाग है। अब देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र है और मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर ये अलग अलग संरचनाएं बनी है। किसके द्वारा? तो वर्षा जल के द्वारा। देखिए ये मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर मान लो क्या है? पर्वतीय भाग, यानी कि जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, यहाँ पे चट्टानी भाग पाया जाता है, यानी पर्वतीय भाग पाया जाता है। और बीच में क्या है? रेतीले टीले भी मिलते हैं। तो इसमें ये वाले तो क्या है? बाहरी भाग में क्या है? पर्वतीय भाग है। और यहाँ से नदियां हैं वो ढाल की ओर अंदर की ओर बहते हुए जाती है। तो सबसे पहले जो पर्वतीय ढाल है उसके तुरंत बाद जो संरचना बनती है उसको क्या कहते हैं? तो पेडिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिमेंट कहते हैं। यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों के गिरिपाद परत जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है? पेडिमेंट कहलाती है। और इनके सब के मध्य में जो एक दलदली मिट्टी का जमाव हो जाता है उसे क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं।
और पलाया के बाद दूसरी संरचना क्या कहलाती है? बजादा कहलाती है। और बजादा और पेडिमेंट के मध्य क्या पाया जाता है? तो बालसन पाया जाता है। तो ये अगर प्रश्न आ जाए, यानी पलाया है, पेडिमेंट है, बजाता है और बालसन है, किससे बनती है? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल और पवन के द्वारा मिट्टी के निक्षेप से बनने वाली संरचनाएं हैं। तो ये सारी कौन सी संरचनाएं थी? पवन द्वारा बनने वाली संरचनाएं हैं। और पवन द्वारा बनने वाली संरचनाओं के बारे में आपको बता दिया है। तो सारे का सारा ये लास्ट टॉपिक था, पूरा पाठ्यक्रम आपको करा दिया है। और ज्यादा से ज्यादा इसको बार बार देखिए और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। मैंने पूरा पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया है और हो सकता है अभी सारे क्वेश्चन इसमें से मिल जाए और अधिक से अधिक क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप इसको देखिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका अपना काम पूरा कर दिया है, अब आपका काम है इसको पढ़ना। तो पढ़िए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।